चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा था उसको बता देता हूँ। देखिएगा क्या है, इंदिरा गांधी के समय पे जो आपातकाल लागू की गई थी वो आंतरिक अशांति के आधार पर लागू की गई, तो जिसका बहुत ज्यादा निंदा हुआ था, अब लोग जानते आलोचना हुआ है। तो उसके बाद जब जनता दल की सरकार आती है मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, तो उनमें संशोधन करके क्या है, उनको जो आपातकाल के जो डेफिनेशन है उनमें से आंतरिक अशांति को हटा दिया। देखिए आंतरिक अशांति के आधार पर तो कभी भी किसी पे भी लगाया जाता है, जैसे मणिपुर में है, मणिपुर में घटना हो रहा है, वहां से आपातकाल लागू, इसलिए क्या होता है, उसको हटा दिया गया। पहले यह हमारे संविधान में जुड़ा हुआ था, आंतरिक अशांति था जो, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया। किसके सरकार में हटा दिया गया था? मोरारजी देसाई के सरकार में हटा दिया गया। तो आपको बताया था कि हरियाणा की क्या है, जो लिंगानुपात सबसे कम है, और जो केरल की सबसे अधिक है। और हरियाणा से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान क्या है शुरू की गई थी। यहाँ पे जो गर्ल चाइल्ड है उसका क्या होता है, जरा हत्या होती है, भ्रूण हत्या जिसे कहते हैं, उसके लिए क्या होता है, एग्जाम होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अटल सुरंग निम्नलिखित में से हिमालय की किस पर्वतमाला पर है? तो ये पूर्वी पीर पंजल में स्थित है। इसमें पूर्वी पीर पंजल में। देखिए आपको श्रेणी बताया था, यहाँ पे कुछ श्रेणियां हैं। सबसे ऊपर क्या है, काराकोरम है। क्या बताया था? काराकोरम। फिर उसके बाद क्या बताया था? लद्दाख, लद्दाख श्रेणी। फिर क्या बताया था? जास्कर श्रेणी। और फिर कौन सी श्रेणी है? पीर पंजल श्रेणी। ये श्रेणी कभी कभी पूछ लेते हैं तो ध्यान दीजिए, सबसे उत्तर में क्या है? काराकोरम है। और काराकोरम में ही क्या है? केटू है। केटू क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू। कहाँ है? काराकोरम। और काराकोरम में ही क्या है? हमारे देश का सबसे उत्तरी बिंदु, जिसको इंदिरा कोल कहा जाता है। तो इंदिरा कोल भी कहाँ पे है? इन काराकोरम में है। इंदिरा कोल या कोल कहा जाता है। ये भारत की सबसे उत्तरी बिंदु है। दक्षिणी बिंदु को क्या कहता है? इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। तो कहाँ पे है? आप लोग को यहाँ पे बहुत सारे दर्रे बताया था, जैसे बारालाचा हो गया, रोहतांग दर्रा हो गया। तो ये सारे चीज आपको बता देखिए। पीर पंजाल में एक दर्रा है जिसे कहते हैं रोहतांग दर्रा, उसी से क्या होता है, ये अटल सुरंग जाती है। कौन सी दर्रा? और ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड का दर्रे आपको तीन मुख्य दर्रे आपको बता था, एक माना, एक नीति, और एक लिपू लेक। लिपू लेक से ही होके कहाँ जाते हैं? मानसरोवर यात्रा करते हैं। मानसरोवर यात्रा कहाँ से होती है? लिपू लेक दर्रा होता है, जो मेनली पिथौरागढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ और तिब्बत के बॉर्डर पे स्थित है। पिथौरागढ़ और तिब्बत के बॉर्डर पे कौन सा दर्रा स्थित है? लिपू लेक दर्रा। और मानसरोवर जो यात्रा होते हैं वो यही से होते जाते हैं। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण गैस कौन सा है? ठीक है, वाहनों से प्रदूषण गैस की, देखिए तो प्रदूषण पूछ रहे थे, तो कार्बन जो मोनोऑक्साइड होता है, ये क्या होता है? वाहनों से निकलने वाली गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या वायु प्रदूषण करता है। कार्बन जो डाई होता है ना, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट डालता है। क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसको हरित ऊर्जा प्रभाव कहा जाता है। इफेक्ट इसके कारण से होता है। तो ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और हाइड्रोजन क्या होता है? आपको बताते कि जो हाइड्रोजन है, ये सबसे क्या है? स्वच्छ ईंधन कहा जाता है, क्योंकि इससे कोई भी प्रकार के
हानिकारक गैसों की उत्पत्ति नहीं हो, कोई भी हानिकारक गैस नहीं हो। ठीक है, जो फ्यूल या ईंधन जलने पर सबसे कम धुआं दे वो सबसे अच्छा माना जाता है, जो ज्यादा धुआं देता है सबसे खराब होता है। जैसे आपको कोयला में बताया था, जो एंथ्रासाइट टाइप के जो कोयला होता है वो सबसे अच्छा होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होता है और वो कम धुआं देता है। या घरों में जो एलपीजी सिलेंडर आप लोग यूज करते हैं, हम लोग करते हैं, उसको भी क्या है आइडियल गैसों का दर्जा दी जाती है, जिसमें भी क्या है धुआं कम देता है, ना के बराबर उसमें धुआं देता है। अगला देखिएगा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उच्च भूमि दक्कन पठार का अंग नहीं है। इनमें से बोला कि दक्कन का जो पठार है वो उसका अंग नहीं है, तो कौन नहीं है, अरावली पर्वत दक्कन का पठार का अंग नहीं है। कौन सा है, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत नहीं है। अरावली पर्वत आपको बता था कि ये गुजरात से शुरू होता है और दिल्ली तक जाती है, कहाँ तक जाती है, दिल्ली तक। और इसी पे क्या होता है, जो हमारे राष्ट्रपति भवन है वो अरावली पर्वत पर ही बसा हुआ है। उनसे राष्ट्रपति भवन, उसको रायसीना हिल्स कहा जाता है। भवन का नाम क्या है, रायसीना हिल्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ शुरू होता है, गुजरात। और अरावली पर्वत की सबसे जो ऊंची चोटी है इसे क्या कहते हैं, गुरु शिखर कहा जाता है। सबसे ऊंची शिखर को क्या कहते हैं, गुरु शिखर, जो कहाँ पे है, राजस्थान में। और माउंट आबू भी क्या है, इसी पर स्थित है। माउंट सबसे सुंदर जगह के रूप में जाना जाता है, पर्यटक के लिए होता है। और गुरु शिखर और माउंट आबू दोनों के राजस्थान में स्थित है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपको बता दें कि पूर्वी घाट क्या है, बंगाल की खाड़ी वाली जो घाट है या उससे जो भाग का जो छटा हुआ क्षेत्र है उसको पूर्वी घाट कहते हैं। और अरब सागर से सटे हुए भाग को पश्चिमी घाट कहते हैं। सतपुरा पर्वत कहाँ पे है, मेनली महाराष्ट्र में इसका क्षेत्र आता है, तो ये आप लोग जानते हैं। परवल विरंजन किसे कहते हैं, आपको पता है कि परवल का या जो रीफ या कोरल होता है उसका रंग सफेद होने को क्या कहते हैं, उसका ब्लीचिंग कहते हैं। ब्लीच का मतलब क्या होता है, किसी का रंग रंगहीन हो जाना, किसी रंग को क्या करना है, रंगहीन कर देना। तो रंगहीन करने के लिए क्या ब्लीच करते हैं। आप लोग इसको बहुत बढ़िया से जानते हैं, जो ब्यूटी पार्लर या जो भी पार्लर होता है, चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, उनमें देखिएगा कि शादी वाला जो मेकअप वगैरह करते हैं या कोई भी मेकअप करता है तो उसको करने से पहले क्या होता है, चेहरे का क्या कर देते हैं, ब्लीच करते हैं। तो ब्लीच करने पर चेहरे का जो वास्तविक रंग होता है वो क्या होता है, खत्म हो जाता है, वो क्या होता है, कलर लेस हो जाता है। फिर उसमें जो भी क्रीम वगैरह लगाता है फिर वो सुंदरता को बनाने के लिए किया था। तो ब्लीच का मतलब होता है किसी चीज का रंग है। आप लोग जानते हो बहुत से लोग क्या होता है, बाल को क्या होता है, लाल पीले हरे कर लेते हैं। तो लाल पीले हरे करने से पहले क्या होता है, बाल पहले काले है या सफेद हो जाते जो भी होता है, तो उसको भी ब्लीच करना होता है। ब्लीच करने पर क्या होता है, वो जो रंग होता है वो देर तक रहता है। ब्लीचिंग करना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए, आपको बताता कि जो परवल किससे बना होता है, एक प्रकार के सिलेंटेटा एनिमल होता है जिसको मूंगा कहते हैं, और क्या होता है, शैवल को मिला के क्या होता है, ये बनता है, इसको एल्गी कहते हैं। इससे क्या बनता है, परवल बनता है या रीफ बनता है, कोरल बनता है। ठीक है, और ये क्या होता है, तो इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, शैवल का क्या होना, सफेद होना है, श्वेत मतलब सफेद होना। पर ये सफेद हो जाएगा, ये क्यों सफेद हो जाएगा पहले समझ लीजिए। अगर जहां पे ये मुंह देखिए, ये जीभ है, और ये क्या होता है, ये एक क्या है, ये जंतु है, भोजन नहीं बना पाते हैं। और ये क्या होता है, शैवल, आप लोग जानते हैं कि ये क्या होता है, भोजन बना पाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, तो ये एक प्रकार के पादप में इसको गिना जाता है। तो देखिए, ये जो शैवल है ना, शैवल भोजन बनाते हैं और मूंगे को देते हैं, और मूंगा क्या खाते जिंदा रहते हैं। और मूंगा क्या होता है, शैवल को क्या होता है, यहाँ पे आश्रय प्रदान करते हैं, यानी उनको क्या होता है, सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए दोनों के बीच में कौन सा संबंध पाया जाता है, बायोसिस्मोसिस क्या होता है संबंध, उसको सहजीविता कहते हैं। दोनों को लाभ होता है, एक भोजन देता है और दूसरे उसको सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन क्या होता है, किसी भी समुद्र में अगर जल का तापमान बढ़ जाता है, जल का क्या होता है, तापमान बढ़ जाए या जल में बहुत सारे प्रदूषण वगैरह आ जाए, तो उससे क्या होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो मूंगे है, ये क्या होता है, पहले शैवल क्या होता है, गर्म जल में अपना भोजन नहीं बना पाता, ये मर जाते हैं।
और मर जाने पर ये जो मूंगे के ऊपर वो शैबल लगे हुए थे ना, तो ये क्या होता है, मूंगे सफेद होने दिखने लगते हैं, इसलिए क्या होता है, इसको सफेद होने लगता है। आपको पता था जो ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ, ये दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, प्रबल भित्ति है। और भारत का जो लक्षद्वीप है, उसके बाद आपका एडम ब्रिज, जिसको आप राम सेतु कहते हैं, एडम ब्रिज, ये सब क्या है, मूंगे से बने हुए हैं, ये पत्थर से नहीं बने हैं। ये जो मूंगा होता है, ये जब मर जाता है तो पत्थर जैसे कठोर हो जाता है। ठीक है, पत्थर जैसे क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है, तो उसी पर क्या होता है, बाल जैसे बन जाता है, लंबा लंबा हो जाता है। जब जिंदा रहता है तो क्या होता है, शैवल, आप लोग भी जानते हैं, जो एल्गी होते हैं ना, वो बहुत रंग बिरंगे होते हैं, तो बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। लेकिन जब क्या होता है, एल्गी मर जाता है, तो बहुत ही क्या होता है, वो रंगहीन हो जाता है, तो उसी को क्या होता है, परवल विरंजन कहते हैं, या कोरल ब्लीचिंग कहा जाता है। तो ब्लीचिंग, अगर आप लोग जानते हैं कि जो ओजोन होता है, ओजोन गैस होता है, या जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन जो गैस है, एक होता है क्लोराइड होता है, और एक होता है क्लोराइड होता है, और एक क्लोरीन होता है। जो क्लोराइड होता है वो भी क्या होता है, ब्लीचिंग की तरह काम करता है। अगर किसी के कपड़े हो गए, जो फूल के जो पौधे होते हैं उसके ऊपर उसका छिड़काव कर देंगे ना, फूल वगैरह के रंग उड़ जाते हैं। या आप लोग देखते हैं बहुत सारे जो कपड़े में रंग करवाया जाता है, तो रंग करने से पहले क्या, तो उसको ब्लीच करके फिर उसमें रंग करवाया जाता है। ये बहुत सारी चीज होती है, तो ब्लीच बहुत जरूरी है, और सुंदरता के लिए भी इसका इस्तेमाल किया है। ओम्स गुडमैन संस्था सबसे पहले किस देश में बनाई गई थी? तो सबसे पहले स्वीडन में बनाई गई थी। देखिए, ओम गुड्समैन को भारत में क्या कहा जाता है, लोकपाल कहा जाता है। भारत में क्या कहा जाता है, लोकपाल कहा जाता है। लोकपाल अधिनियम भारत में कब लाया गया था? लोकपाल अधिनियम 2013 में। सबसे पहले हमारे देश का प्रथम लोकपाल कौन बने थे? पिनाकी चंद्र घोष, पीसी घोष कहते हैं तो, पिनाकी चंद्र घोष को सबसे पहले बनाया गया। क्या बनाया गया था? लोकपाल बना। अब लोग अन्ना आंदोलन का नाम सुनोगे, जो लोकपाल के लिए क्या हुआ था 2011 में। 2011 में कौन सा आंदोलन हुआ था? अन्ना आंदोलन में क्या था, लोकपाल को लाने के लिए विरोध प्रदर्शन किया गया था, इसको आप जानते हैं। तो सबसे पहले कहा था स्वीडन। लेकिन अब बोले ये लोकपाल का काम क्या होगा? देखिए, लोकपाल का काम होता है कि हमारे देश के जो बड़े बड़े अधिकारी हो, या प्रधानमंत्री हो, या मंत्री हो, इन पर अगर ये लोग भ्रष्टाचार करता है, तो इन पर जांच करने का काम। कि भ्रष्टाचार कोई भी कर सकता है, क्योंकि पैसा, आप कौटिल्य पढ़े हैं तो कौटिल्य जानते हैं कि जो पैसा का लेन देन करेगा, वो किसी न किसी रूप से क्या भ्रष्ट तो हो ही जाएगा। तो इसलिए क्या है, उनको रोकने के लिए क्या है, ओम्बुड्समैन या लोकपाल लाया गया है, जो इन बड़े बड़े जो पोस्ट पर बैठे हुए लोग हैं, उन पर भी क्या है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की है। इसके लिए क्या है, इसको लाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा और विचार किस देश के संविधान से उधार नहीं लिया गया है? देखिए, किस देश की संविधान से उधार नहीं लिया गया है? तो ये आएगा आपका फ्रांस के संविधान, फ्रांस के संविधान से नहीं। आप जानते हैं यूएसए के संविधान से क्या लिया गया है? हमारे यहाँ पे जो जुडिशरी है, न्यायपालिका है, ये कहाँ से लिया गया? न्यायपालिका, ये आपके यूएसए से लिया गया। फिर क्या है, मूल कर्तव्य या फंडामेंटल राइट जिसे कहते हैं, मूल अधिकार, सॉरी मूल अधिकार, जिसको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, ये भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। आप जानते हैं संसदीय व्यवस्था लिया गया है, तो हमारे यहाँ पे जो संसदीय व्यवस्था है, ये कहाँ से लिया गया? संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया। दूसरी बात है, एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। एकल नागरिकता, ये भी कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। ब्रिटेन में भी क्या, एकल नागरिकता। और यूएसए में क्या है, दोहरी नागरिकता। यूएसए में कैसे है, दोहरी नागरिकता, यहाँ पे दोहरी। देखिए, हमारे संविधान में आर्टिकल 5 से लेके 11 तक में क्या है, नागरिकता के बारे में उल्लेख किया है। और भाग
कौन सा है, भाग 2 में इसकी बात की है। ठीक है, आप जानते हैं कि CAA कब लाया गया है, ये लाया गया है 2019 में, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट से, जिसके माध्यम से आपको बताया था गैर मुस्लिमों जो है बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत आ सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको बताई गई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार की बात बोला नहीं, फंडामेंटल राइट्स की बात बोल रहा है। देखिए मौलिक अधिकार क्या है, आपको बताया था कि इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, वाद योग्य है। ये कैसा है, वाद योग्य है। आपको बताया था कि ये कैसे है, वाद योग्य है। आर्टिकल 32 के तहत क्या है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और आर्टिकल 226 के अंतर्गत अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये आपको पता है। यानी अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, वो डायरेक्ट क्या है, आर्टिकल 32 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 236 के माध्यम से कहा जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि मौलिक अधिकारों को जो ये 5 प्रकार के रीट भी होते हैं। मौलिक अधिकार का उल्लेख कहाँ पे की गई है, क्योंकि मौलिक अधिकार का जो उल्लेख है ये हमारे संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 में किया गया, ये आपको बताएं। और कहाँ से लिया गया है मौलिक अधिकार, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये सारे चीज आपको बताया। कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो उसको पूछिएगा। ठीक है, फिर बाद में पेपर हॉल में आपको कोई बताने के लिए नहीं आएंगे, जो भी डाउट वगैरह है यहीं पे क्लियर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य कहाँ से मिला। मानव का साक्ष्य, मानव के जो कंकल वगैरह जो मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, तो सबसे पहले नर्मदा घाटी से मिले। अगर हिमालय की अगर बात करेंगे तो हिमालय में सबसे पहले शिवालिक पर्वत से मिला, इसको ध्यान रखें। अगर हिमालय की बात करेंगे तो क्या लगाएंगे आप, शिवालिक लगाएंगे। और हिमालय की बात अगर ना करके सभी के बारे में बात करें तो नर्मदा घाटी से। ठीक है, कहाँ से मिला है, नर्मदा घाटी से मिला है, जो लगभग 9,000 साल पुराना है। 9,000 साल पुराना, यानी लगभग जो 10,000 साल से पहले क्या था, जो इस समय के जो होमो सेंपियंस, जिसे हम लोग का नाम क्या है, होमो सेंपियंस। वर्तमान मानव का नाम क्या है, होमो सेंपियंस। तो ये जो होमो सेंपियंस है ये क्या है, आज से लगभग 10,000 साल से में ही क्या है, आज से 10,000 साल पहले से ही क्या है, जो धरती पे क्या है, तो उनका विकास हुआ। 10,000 साल, इससे पहले और भी तरह तरह के अलग अलग मानव हो, जिसको नियंदरथल कहते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहते थे, पैंथेलिस्मैन कहते थे, अलग अलग उनका नाम था। जो देखिए वर्तमान जो होमो सेपियंस है ना, इसको प्रज्ञ मानव कहा जाता है। प्रज्ञ मानव या बुद्धिमान मानव, क्योंकि अभी तक क्या होता है, ये जो होमो सेपियंस है इससे ज्यादा बुद्धि अभी तक किसी जीवों में और नहीं पाया गया। अभी तक दुनिया में जितने भी प्रजाति के जीव पाए जाते हैं उनमें होमो सेपियंस से ज्यादा दिमाग या आईक्यू किसी दूसरे जीवों में नहीं पाया जाता है। होमो सेपियंस के बाद सबसे ज्यादा दिमाग जो होता है वो डॉल्फिन में पाया जाता है। किसे पाया जाता है, डॉल्फिन में पाया जाता है। तो ये जो प्रज्ञ मानव है, या कह सकते हैं कि जो बुद्धिमान मानव है, वो उनका डेवलपमेंट क्या है, आज से लगभग 10,000 साल पहले हुआ। और यही मानव ने सबसे पहले क्या कृषि करना सीखा। तो 10,000 साल पहले ही क्या है, पूरे दुनिया में कृषि का विकास हुआ था, और कृषि का विकास होने से क्या है, लोग गांव बसा के रहने लगे और फिर सभ्यता का विकास हुआ। देखिए कृषि का विकास होने से पहले क्या था, लोगों में गांव का अवधारणा नहीं आया था। और क्योंकि गांव नहीं था, पहले क्या था, खाना बदोशी टाइप के लोग थे, तो उनको गांव की आवश्यकता ही नहीं था। शिकारी मिल जाए, शिकार मिल जाए, खा लिया, कुछ कर लिया। लेकिन जब कृषि करेंगे ना तो उसके लिए क्या होता है, खेतों की रखवाली करना पड़ेगा, फिर पशु पालना पड़ेगा, उसको खेत जोतना पड़ेगा। तो उससे स्थायी निवास शुरू हो गया। और स्थायी निवास से क्या होगा, गांव का डेवलप हुआ। गांव धीरे धीरे आप जानते शहर बन जाता है, शहर आजकल जो देख, तो इसको होमो सेपियंस कहते हैं सबसे पहले। तो ये क्या है, इसे प्रज्ञ मानव या आजकल के जो मानव है ये यही है। इससे पहले भी और भी तरह के मानव थे जो इनसे कम बुद्धिमान थे, वो धीरे धीरे विलुप्त हो गए। तो देखिए मानव का जो विकास हुआ ना, वो किससे हुआ, बंदर से नहीं हुआ, बल्कि क्या है,
चिंपेंजी से हुआ। चिंपेंजी का नाम सुना था, या जो गोरिल्ला प्रजाति के जो होते हैं उसी से हुआ है। तो चिंपेंजी जो होते हैं इसी से क्या है, मानव का विकास, इसे एप्स कहा जाता है। तो चिंपेंजी से क्या हमारे जो पूर्वज है, मतलब अगर देखा जाए तो मनुष्य का पूर्वज क्या है, चिंपेंजी या नाक बंदर है। भी अब लोग ध्यान रखेंगे। अगला है बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था। यानी उसमें मुगल शासक थे, तो मुगल शासक कौन थे ये आपसे पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखें, ठीक है। जब बक्सर का युद्ध हुआ था, आपको बता था कब हुआ था, 1764 में युद्ध हुआ। किन के बीच हुआ था, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी थे और उसके अपोजिट में तीन लोग थे। एक था बंगाल के जो अब्दस्त नवाब थे जिसका नाम था मीर कासिम। दूसरा था अवध के नवाब सुजाउद्दौला। और तीसरा क्या था, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। तो उस समय मुगल बादशाह कौन थे, शाह आलम द्वितीय। कौन थे, शाह आलम द्वितीय। तो देखिए एक तरफ कौन थे, एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी था, ईस्ट इंडिया कंपनी। और इनके जो नेतृत्व किया था वो क्या था, हेक्टर मुनरो ने किया था। इसका नेतृत्व किसने किया था, हेक्टर मुनरो ने किया था, मतलब उनके सेनापति ने। दूसरी तरफ का कौन था, बंगाल के अब्दस्त नवाब, बंगाल के अब्दस्त नवाब मीर कासिम। अवध के नवाब कौन थे, सुजाउद्दौला। और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। इनके बीच में क्या है, बक्सर का युद्ध हुआ था। कब हुआ था, 1764 में हुआ। कौन सा, बक्सर। बक्सर आप जानते हो बिहार का एक क्षेत्र है जहाँ पे रहते हैं बक्सर। इस युद्ध में क्या होता है, इन तीनों की पराजय हो जाती है और हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। और जीत जाने के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। ये आप लोगों को बताया था, इलाहाबाद की संधि होती है। और इलाहाबाद की संधि क्या है, लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में किया जाता है। हाँ जी, युद्ध किसके नेतृत्व में हुआ था, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में युद्ध हुआ था। और इलाहाबाद की संधि किसके नेतृत्व में हुआ था, आपका लॉर्ड क्लाइव थे, उनके नेतृत्व में लड़ा गया था। और बाद में इसी के बाद क्या होता, लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का गवर्नर चुना गया था। बंगाल का पहला गवर्नर कौन, किसको बनाया गया था, लॉर्ड क्लाइव को इसके बाद बनाया गया। तो लॉर्ड क्लाइव क्या था, बंगाल का। देखिए जो इलाहाबाद की संधि के, देखिए दो संधि हुआ था, एक तो अवध के नवाब से किया गया था और एक संधि क्या होता है, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से किया गया। शाह आलम द्वितीय से जो संधि हुआ था वो क्या था, 26 लाख रुपए के बदले में अंग्रेजों को बंगाल का दीवानी प्राप्त हुआ था। कितने लाख के एवज में, 26 लाख पर साल मुगल बादशाह को देंगे, उसके बदले में जो भी बंगाल से रेवेन्यू कलेक्ट होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलेगा। तो इससे क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत मजबूत होगी। दूसरा है जो अवध के नवाब से क्या है, बनारस छीन लिया था। और अवध के नवाब के दरबार में एक अंग्रेजी या ईस्ट इंडिया कंपनी का एक सेना टुकड़ा यानी रेजिमेंट उनके दरबार में रहना स्वीकार कर लिया। और इसी के बाद क्या था, लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में क्या है, द्वैत शासन लागू कर दिया। और बंगाल का पहले गवर्नर, तो देख गवर्नर बोल रहा, गवर्नर जनरल की बात नहीं कर रहा। तो बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव कौन थे, बंगाल के पहले गवर्नर। और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग। ये शब्द आपको याद रखना चाहिए। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। और भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत के पहले वायसराय कौन है, लॉर्ड कैनिंग। ये सारे पॉइंट आपको एकदम नई जवानी याद होनी चाहिए अगर आपको निकलना है पेपर। नहीं निकलना है तो अलग बात है। इसलिए जहाँ पे दिक्कत है वहां पे पूछेगा। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की। क्योंकि अमृत बाजार जो पत्रिका है उसको शुरू किया था शिशिर कुमार घोष ने शुरू किया। आज जो आप एबीपी न्यूज वाला जो सुनते हैं ना, एबीपी, इसे कहते हैं
अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका का पुराना रूप है क्या है, नया रूप क्या है, एबीपी न्यूज है। तो बंगाल से शुरू हुआ था, ये शिशिर कुमार घोष के माध्यम से इसको शुरू किया गया था। हरिश्चंद्र मुखर्जी ने क्या शुरू किया था, ये जो बंगाल गजट है उसको उन्होंने आगे शुरू किया था। आप जानते हैं कि भारत का जो सबसे पहला अखबार है वो आपके कलकत्ता से शुरू हुआ था, जिनको बंगाल गैजेट कहते हैं। भारत का पहला न्यूज़पेपर का नाम क्या है, बंगाल गजट। जो कहाँ से शुरू हुआ था, उसमें कलकत्ता से ये शुरू हुआ था। ठीक है, कलकत्ता से शुरू हुआ। इसको शुरू किया गया था अगस्तस हिक्की ने शुरू किया, और ये अंग्रेजी में था, इसमें था अंग्रेजी में। आप जानते हैं राजा राममोहन राय को भारत में आधुनिक पत्रकारिता का पिता कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को बताया, जिसको आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने संवाद संवाद कुमुदिनी शुरू करवाई, जो बंगाली भाषा में था, तो उनको शुरू करवाने का काम किया था राजा राममोहन राय का। पहला अखबार किया था संवाद, और भी बहुत सारे अखबार उन्होंने शुरू किया था। तो आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं, राजा राममोहन राय। और आधुनिक जो पत्रकारिता का जनक भी क्या होता है, राजा राममोहन राय को कहा जाता है। ठीक है, तो राजा राममोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त करने में बहुत बड़ा भूमिका निभाया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उसका लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो आप लोग को उसको बताया भी था, शिक्षा का अधिकार कौन सा है, अनुच्छेद 21A, यानी आर्टिकल 21A क्या है, शिक्षा के अधिकार के बारे में बात करता है और बोलता है 6 से लेके 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं इनको फ्री एजुकेशन दी जाए। क्या दिया जाए, फ्री एजुकेशन दी जाए। फ्री एजुकेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आर्टिकल 21। और आर्टिकल 21 में क्या है, जीने का अधिकार, जीने का यानी राइट टू लाइफ का अधिकार इसमें आर्टिकल। आर्टिकल 29 में क्या है, अल्पसंख्यक को समाना, अल्पसंख्यक तो माइनॉरिटीज कहा जाता है उनसे, उनके शिक्षा भाषा आदि पर क्या होता है, बल दिया जाता है। आर्टिकल 32 में क्या है, आर्टिकल 32 में रीट के बारे में बात की जाती है। रीट कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। कौन कौन सा, प्रतिषेध, उसके बाद क्या कहते हैं, अधिकार पृष्ठा हो गया, फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, उसका उत्प्रेषण हो गया। इस प्रकार से क्या है, 5 प्रकार के क्या रीट है जो आर्टिकल 32 में। और आर्टिकल 32 को अंबेडकर जी ने भारत के संविधान का आत्मा कहा था। आर्टिकल 32 को किसने भारत के संविधान की आत्मा कहा था, अंबेडकर जी। ठीक है, और आर्टिकल 226 में क्या है, ये क्या है, मौलिक अधिकार है, और इसके तहत क्या होता है, हाई कोर्ट में जाया जा सकता है। मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट में जा सकता है। आर्टिकल 226। और आर्टिकल 32 में कहा जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। क्या कहा जा सकता है, ये सारे आपको बता दें। तो ये हो गया आज के 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन में देखिए, 30 क्वेश्चन में लगभग 150 क्वेश्चन का क्या होता है, एक्सप्लेनेशन हम कर दिए है। इन सारे वीडियो को क्या होता है, आप लोग बार बार देखिएगा, जहाँ पे मुझसे कोई क्वेश्चन आपको बनता है उसको भी पूछिएगा। जब आप ज्यादा बार देखेंगे, उसको नोट करेंगे तो पॉइंट को, तो उससे क्या होता है, सवाल बनेंगे, और वो क्या होता है, पेपर में वैसे ही सवाल आते हैं। ये पढ़ना अलग होता है। देखिए, पेपर सॉल्व करने का मतलब होता है कि क्वेश्चन के जो नेचर होता है उस नेचर को समझना है।
और क्वेश्चन के नेचर को अगर आप समझ गए तो पेपर क्या होता है आसान हो जाता है। क्वेश्चन के नेचर अगर नहीं समझ पाएंगे तो फिर क्या हुआ, जैसे तो भीड़ में चलना जैसा होता है। अगर आपको क्वेश्चन के आपको अगर सही रास्ता मिल जाए कि हमें इधर चलना है तो आपको मंजिल बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। और अब आपके भीड़ में खो गए तो फिर समझ सकते हैं। इसलिए क्या था, क्वेश्चन जितना ज्यादा करेंगे उससे क्या होगा, आपको कंफ्यूजन, ह्यूमन एरर, बहुत सारी चीज क्या होगा कम होता है। चलिए कोई क्वेश्चन है तो आप बताइए, नहीं तो आज यहाँ पर समाप्त करते हैं। फिर कल कुछ और क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। अभी क्या है, मेन क्वेश्चन डिस्कशन करना ही मेरा उद्देश्य है, जिससे आपको क्या मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होता है, जो ट्राई हुए क्वेश्चन आपको पूछे जाए। तो ये चीज ये मुझे है कि जो चीज क्वेश्चन हम पढ़े वही चीज क्या होता है। अभी देखिए थोड़ा सा क्या कोर सब्जेक्ट का भी क्वेश्चन कल बनाऊंगा, परसों बनाऊंगा। जैसे इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे लोच वाला होता है, उसके बाद डिमांड सप्लाई वाला होता है, जो बहुत कोर क्वेश्चन होता है। उनसे भी क्या होता है क्वेश्चन बनाऊंगा, जिससे क्या होता है चीजों को क्लियर हो जाएगा। ये तो क्या होगा, सबके जनरल क्वेश्चन है ये आते हैं, और कोर क्वेश्चन कुछ होते हैं ना, हर सब्जेक्ट के कुछ कोर क्वेश्चन होते हैं, वो क्या तो थोड़ा सा कठिन होते हैं। तो वो भी बना दूंगा, कठिन क्वेश्चन भी आपके पास कुछ हो। और आप लोग मेरा प्रीवियस ईयर के जितने भी बुक है या क्वेश्चन है उसको ले लीजिएगा, एक बार लगा लीजिएगा उसको। ठीक है, तो आज यही पे गुड नाइट सबको।